टेस्ट मिलेंगे। एग्जाम से 1 मंथ बिफोर के जो टेस्ट होंगे, जो लास्ट 10 टेस्ट होंगे एग्जाम से 1 मंथ बिफोर, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, उस 10 टेस्ट में आपको करंट अफेयर, बिहार करंट और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जीएस पोर्शन पर ध्यान देंगे अगस्त तक। और आपको जो करंट अफेयर है, अभी जैसे वीकली नोट्स मिल ही जाते हैं 1 लाइनर पीडीएफ, वैसे ही आप लोगों को कुछ दिनों में टेस्ट वीकली में ही मिलना शुरू हो जाएगा, वीकली करंट का, और बिहार करंट का भी मिलना शुरू हो जाएगा मंथ वाइज मंथ। तो उसके लिए भी आप लोगों को परेशान नहीं होनी है। पहले हम लोगों को अपना जीएस सेक्टर को मजबूत कर देना है, फिर हम लोगों को करंट अफेयर अपना वीकली वाइज वीकली जैसे मिलता जा रहा है वैसे आप लोग पढ़ते जाइए। बिहार करंट भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा मंथ वाइज मंथ, उसे पढ़िए। और एग्जाम से पहले जो लास्ट 10 टेस्ट होगा उसमें फिर इंक्लूडिंग टेस्ट करंट का भी, बिहार करंट का भी और मैथमेटिक्स का भी लिया जाएगा। तो आइए हम लोग अपना टेस्ट शुरू करते हैं। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक सेकेंड जी। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किन्हें राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपेंगे? इनमें से किन्हें राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपेंगे? टू हुम विल द प्रेसिडेंट हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन? ठीक है, राष्ट्रपति किन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे? इसमें देखिए 3 ऑप्शन, 3 कूट में है, यानी कि 3 दे दिए गए हैं, 1 2 3 में 3 नाम दिए गए हैं। अब नीचे कूट बना दिया गया है, तो अब उनमें से दिया गया है कि कौन सा कूट सही है। तो पहला कूट क्या है? ओनली वन बोले तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा है 1 and 2, 1 and 2 में हो गया उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा नहीं सौंपते हैं। दूसरा है ओनली टू मतलब हो गया केवल 2 लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष को तो सौंपते ही नहीं है। अब आते 1 and 3, 1 and 3 में कौन हो गया? उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति। तो ये सबको पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के सभापति होंगे, दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? राज्यसभा का सभापति बन जाता है। तो अगर देखा जाए व्यवहारिक तौर पे तो 1 and 3, यानी क्योंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक ही है, 1 and 3। लेकिन अब हम लोग थोड़ा संविधान की ओर चलते हैं। तो संविधान के 56 के ए में, संविधान के 56 के ए में, 56 के ए में क्या वर्णन है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा, किंतु यदि राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पूर्व भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता। ध्यान, यानी कि संविधान में केवल उपराष्ट्रपति शब्द का वर्णन किया गया है, राज्यसभा का सभापति शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। जो राज्यसभा के सभापति है इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर होगा डी नंबर 1 and 3, सॉरी ए नंबर ओनली 1। यानी कि अगर देखिए व्यवहारिक तौर पे अगर हम लोग चले तो इसका उत्तर होगा डी नंबर। क्यों डी नंबर? क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक है, लेकिन हम लोगों को चलना है किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका वर्णन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का 56 का ए में किस शब्द का वर्णन किया गया है? वहां केवल उपराष्ट्रपति शब्द का वर्णन किया गया है, राज्यसभा के सभापति का वर्णन नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, यानी ओनली 1। हाँ, व्यवहारिक तौर पे चूंकि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति एक ही व्यक्ति होते हैं तो 1 and 3 आप कह सकते हैं कि ये भी सही है, लेकिन
संविधान के अकॉर्डिंग हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना। और 56 का ए यही कहता है, जो उसमें वर्णन किया गया है कि राज्य, अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ रहता है कि इनमें से कौन जो होंगे, मतलब कोई ले तो सकता नहीं है राष्ट्रपति का इस्तीफा, ऐसे ले वो सवाल ही गलत हो जाएगा, तो यहाँ सौंपेंगे। और 56 में क्या कहा गया है, 56 का में कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, तो वहां पर राज्यसभा सभापति शब्द का वर्णन बिल्कुल नहीं है। तो 56 का ए के अनुसार इसका सही जवाब होगा ओनली वन, केवल एक। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इसके पूर्व संविधान सभा की अध्यक्षता किनके द्वारा किए गए थे? ऑन December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president of the Constituent Assembly, before which the Constituent Assembly was presided over by whom? ठीक है, देखिए संविधान सभा कब बना? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये इसका पहला बैठक हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को ये पहला बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा क्वेश्चन में भी वर्णन कर दिया गया है, इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने। तो जब 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ तो कोई तो अध्यक्षता किया होगा, तो वो अध्यक्षता कौन किया था? तो सवाल यही है, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें विकल्प है जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। एल लाइक जैसे अभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो फर्स्ट, जब नया सत्र बनता है, जब नया चुनाव होता है, नए संसदगण जाते हैं, नया बैठक शुरू होता है, तो फर्स्ट बैठक में क्या होता है? एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, जिसका काम है शपथ दिलाना। तो ये प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना जाता है? क्योंकि कोई तो होना चाहिए शपथ दिलाने के लिए। अब वो प्रोटेम, अब अध्यक्ष का चुना जाएगा जब उसका सदस्य शपथ लेगा, शपथ लेने के बाद ही वोटिंग होगा। तो अब है कि जब तक उसके सदस्य शपथ नहीं लेते, उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, तब तक क्या होगा कि उसको जो है वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिलेगा। अब वो शपथ कौन दिलवाएगा? तो उसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। व्यवहारिक तौर पे ये जो सबसे सीनियर होते हैं एज में, जो सदस्य, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसी को। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, किसी को भी बनाया जा सकता है। ये एक व्यवहारिक है कि नहीं, आप जो सीनियर है उसी को लेके चलिए। कई बार ऐसा देखा गया है सीनियर की जगह किसी और को भी बनाया गया है। तो 11 तो इसका सही जवाब हो गया सच्चिदानंद सिन्हा। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रहे, कभी भी अगर सवाल आए कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद करना है आपको मार्क, ना कि सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पोररी। सिर्फ वही जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है कि नाम का, वो बस शपथ दिलवाया, बस बिल्कुल उसी तरह। अब आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? 44वां, 42वां, 76वां, 78वां, 44th, 42nd, 76, 78। ठीक है, देखिए सबको पता है मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। बाद में क्या हुआ? 1978 में, कब? 1978 में 31 को हटा दिया गया। इनके सारे उपखंडों के सहित 31 का वो क, ख, ग, ABC सहित इसको हटा दिया गया। ठीक है, ABC बाद में जोड़ा था, पहले मूल संविधान में 31 ही था। तो वो कैसे जोड़ा बाद में, वो हम लोग अपने पॉलिटी क्लास में समझेंगे। 31 में जो है हटा दिया गया, 31 को हटा दिया गया। ठीक है, इसके साथ एक और हटाया था 19 का 1 का F, 19 का 6 नहीं, 19 का 1 का F, यानी 1 का छठा क्लॉज। बात समझे? इसको ध्यान, ये इसके बारे में भी आगे क्लास में ही समझेंगे। इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? 300 का ए के तहत अब ये केवल लीगल राइट हो गया, ये विधिक अधिकार हो गया। ठीक है, अब ये आपका फंडामेंटल राइट ना होके सिर्फ लीगल राइट है। तो सवाल है कि वो जो 1978 में हटाया था वो कौन सा संशोधन था? तो इसका सही जवाब क्या है? ए नंबर 44वां।
ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो होते हैं, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कब अमेंडमेंट हुआ था? सवाल ये है। 1978, 1951, 1976, 1981। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी नंबर 1976। और इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था? 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। ये कौन सा संशोधन था? 42वां, 42वां। ठीक है, 42nd था। अब चलते हैं नेक्स्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता का वेतन एवं भत्ता किनके समान होगा? हु विल बी इक्वल टू द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 5 नंबर का सी होगा, मंत्रिमंडल के मंत्री। जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के, ठीक है, कैबिनेट के, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट, ठीक ना, तो उनके मंत्रियों के समान लोकसभा का जो होगा विपक्ष का नेता का होगा। विपक्ष का नेता कौन बनता है? सामान्य तौर पे वो पार्टी जिनको कम से कम कुल सदस्यों का 10% प्राप्त है। ठीक है, जिनको कुल सदस्यों का 10% जो है प्राप्त है, वो बनेगा। और अगर 2 पार्टी ऐसी हो गई, 3 पार्टी ऐसी हो गई जिसको 10% से ज़्यादा प्राप्त है, तो सबसे बड़ी पार्टी है जिसको सदस्य लोग चुन ले, वहाँ भी वोटिंग होगा। ठीक, उसी को सरकार मान्यता देगी। ये एक विवादित, कभी कभी विवादित पोस्ट बन जाता है। जैसे सपोज कीजिए सरकार किसी और को मान्यता देना चाह रही है, और जिसको मान्यता देना चाह रही है बाकी पार्टी उसको पसंद नहीं कर रही, उसको लग रहा है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे, विपक्ष के तौर पे तो रहेगा, लेकिन ये सरकार के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेगा, ऐसा भी होता है। इनमें से किनके वेतन का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है? यहाँ भी देखिए कूट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो पहला कूट देखते हो, ओनली वन, राष्ट्रपति, इसका किया गया है, बिल्कुल किया गया है। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इसका किया गया, इसका नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति का वेतन का वर्णन संविधान में नहीं है। वहां पर क्या है? उपराष्ट्रपति को वेतन लोकसभा के जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, उनके समान दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि चूंकि देखिए लोकसभा का अध्यक्ष, सॉरी, राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति सेम है। अब 2 बार तो सैलरी देगी नहीं एक ही व्यक्ति को, तो क्या किया जाता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन लोकसभा के अध्यक्ष के समान राष्ट्रपति सभापति के बिहाफ में दे दिया। क्योंकि अगर वेतन ज़्यादा हो कम हो तो राज्यसभा सभापति का पोस्ट पर फिर सवाल उठ सकता है। मान के चलिए उपराष्ट्रपति का वेतन फिक्स कर दिया, अब क्या है कि राज्यसभा का जो सभापति है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसके वेतन से ज़्यादा है, तो ये हो सकता है अगर जनता का प्रतिनिधि से ज़्यादा इसको दिया जा रहा है, कम देगा तो वो भी एक हो सकता है कि राजनीति विवाद क्रिएट हो जाए। डबल देगा तो वो भी एक सवाल खड़ा हो सकता है। तो इस वजह से क्या किया गया, कुछ सीधा कह दिया कि जो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन होगा वही राज्यसभा के सभापति का वेतन होगा। और चूंकि राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति एक ही व्यक्ति है, तो इसका जो होगा उसका मतलब उसका वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन का और कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक है, तो ओनली टू। अब है तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके भी वेतन का वर्णन है। यानी कि इनमें से केवल किनके वेतन का वर्णन संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, ओनली टू। ओनली टू कहाँ है? बी नंबर में। ठीक है, कहाँ पर है? बी नंबर में है। ये इसका सही जवाब है, बी नंबर। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह शासन के किस अंग का भाग माना जाता है? ठीक, जो अटॉर्नी जनरल है, इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 76 में। ये एक जीएस है, ये भी क्वेश्चन कभी आ जाता है, इसको याद रखिएगा। अब ये शासन के किस अंग का भाग माना जाता है? शासन के कितने अंग है? क्लास में पढ़ा चुके हैं, 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड
जुडिशरी, ठीक है। और ये 3 ही क्यों है ये भी क्लास में समझा चुके हैं, आप लोग क्लास में देख सकते हैं। तो ये जो 3 है इनमें से किसका आता है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसमें देखिए कौन कौन सा विकल्प है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इनमें से सही। ज़्यादातर स्टूडेंट इनमें न्यायपालिका में चले जाते हैं क्योंकि ये महान्यायवादी है, कानून से संबंधित है। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये किसका पार्ट है, तो ये कार्यपालिका का पार्ट है। ये सरकार के लिए कार्य करती है। इसका कार्य क्या है, सरकार के बातों को न्यायालय के समक्ष रखना, यानी सरकार की तरफ से न्यायालय में अपना दलील प्रस्तुत करना, अपना पॉइंट्स को रखना, यही इसका है कार्य। ये कार्यपालिका का अंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 का संबंध मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद से है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। 22, 20, 22, 21, 19 का 1, तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आर्टिकल 21। और इस वाद के निर्णय के बाद क्या हुआ, आर्टिकल 21 का पूरा कह सकते हैं डिफिनेशन ही चेंज हो गया। इससे पहले गोपाल प्रसाद वाले केस में क्या था, आर्टिकल 21 का संबंध किससे है, क्या है टॉपिक उसका, जीवन जीने का अधिकार। तब जीवन जीने का अधिकार किसको कहेंगे, किसी को 2 रोटी खाने को मिल जाता वो भी जीवन जी रहा है, कोई सेम टाइम में जो है मटर पनीर खा रहा है, पराठा खा रहा है सेम टाइम में, और कोई 2 रोटी बेचारा नमक के साथ खा रहा है, क्या है, दोनों जी रहा है। किसी को अच्छी शिक्षा मिल रही है, कोई बेचारे को बुक तक नसीब नहीं हो रहा है, किसी को कुछ और मिल रहा है, अच्छी गाड़ी मिल रही है, और कोई बेचारा पैदल चलने के लिए अच्छी सड़क तक नहीं मिल पा रहा है। सड़क में भी पैदल भी बेचारा चलना चाह रहा तो वहाँ अच्छी सड़कें नहीं है कि वह चल सके, वहाँ भी दिक्कतें होती है। तो अब जीवन जीने का अधिकार किसको कहेंगे, खाना पीना सिर्फ खा लिए जिंदा रह गए। तो इससे पहले मेनका गांधी वाद से पहले गोपाल प्रसाद का जो निर्णय था आर्टिकल 21 को लेकर, उसमें न्यायालय का यही कहना का था कि जीवन जीने का अधिकार केवल जीवन जीने से, यानी आप जी रहे हैं ये आपका जीवन जीने का अधिकार है। अब रोटी खा के जी रहे हैं, नमक रोटी खा के जी रहे हैं, पराठा खा के जी रहे हैं, पनीर खा के जी रहे हैं, मटन खा के जी रहे हैं, चिकन खा के जी रहे हैं, कोई मतलब बस आप जी रहे हैं, ठीक है। अब आप कीटनाशक वाला अन्न खा रहे हैं या फिर अब जो होता है ऑर्गेनाइज तरीके से जो बनाई जाती है, ऑर्गेनिक तरीके से, सॉरी, तो ऑर्गेनिक वाले जो जैविक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला वो खा रहे हैं, हाइजेनिक में खा रहे हैं, फुल्ली न्यूट्रिएंट्स में खा रहे हैं, या फिर ऐसा खा रहे हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। अब जैसे मार्केट में कभी कभी देखिएगा आपको 300 रुपये केजी में भी किशमिश मिलती है, 100 रुपया में भी मिलती है। अंतर क्या होता है, 100 रुपया वाला किशमिश पूरा सूखा रहता है, वो बस टेस्ट देने के लिए, वह सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ किशमिश डाले, तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता, उसी को सस्ता में बेचता है। तो भाई हम किशमिश खिला रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि उससे कोई फायदा ही नहीं, वो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स लेस है, कोई फायदा तो उसका खाने का है नहीं। तो सवाल यही था। तो मेनका गांधी का जब निर्णय आया तो उसमें न्यायालय ने कहा जीवन जीने का अधिकार केवल जिंदा रहने से नहीं है बल्कि गरिमामय जीवन से है। उनको स्वास्थ्यवर्धक भोजन चाहिए, अच्छी सड़क मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था उसको अच्छी मिलना चाहिए। एक चार्ट दिए जीवन उसका, वो क्लास के नोट्स में आप लोगों को मिल जाएंगे 21 में। तो यही है मेनका गांधीवाद। इसके बाद क्या हुआ, जीवन जीने का जो अधिकार का जो डिफिनेशन था 21 का, वो क्या हुआ, न्यायालय ने चेंज कर दिया। यानी कि अब केवल जिंदा रहने से नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति को आप गरिमामय जीवन दे, उसको रोजगार का, अच्छी रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य का व्यवस्था। स्वास्थ्य का व्यवस्था से मतलब है कि अब कोई व्यक्ति बीमार पड़ा और पता चला हॉस्पिटल है 100 किलोमीटर का दूरी पे, वो नहीं, आपको हॉस्पिटल नज़दीक, अब हॉस्पिटल नज़दीक है लेकिन अब पता चल रहा है कि बरसात के मौसम में अब हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक है लेकिन दलदल बना हुआ है, तो कोई फायदा नहीं। तो ये सब होनी चाहिए आपका।
अब है अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय विधायिका का अंग है? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ दिस आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर? 52, 79, 82, 81। ठीक है, इसका ऑप्शन है 70, 52, 79, 82, 81। देखिए, केंद्रीय विधायिका में 3 होते हैं। ठीक है, केंद्रीय विधायिका जिसको हम लोग संसद या पार्लियामेंट भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही है। केंद्रीय विधायिका को ही संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। इसका जो है, इसका कुल कितने किसमें है इसका वर्णन? 79। 79 में कहा गया है कि 3 अंग विधायिका, कार्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के केंद्रीय विधायिका यानी संसद का निर्माण करेंगे। ठीक, अब अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के उपरांत ही संसद में लाया जा सकता है? विच ऑफ दिस बिल्स इज बाउट इन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द पीरियड परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट? धन विधेयक, अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक, अनुच्छेद 4 से संबंधित विधेयक। इनमें से कहा जा रहा है कौन सा इनके राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पूर्व ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, धन विधेयक ये राष्ट्रपति के, ये भी कूट में है, हम लोग देख रहे हैं नीचे कूट है बना हुआ। तब इसमें देखते हैं कौन सा कूट सही है। धन विधेयक राष्ट्रपति के, एक सेकंड, धन विधेयक ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। इसमें अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण, उसका नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सब है। ये भी क्या है? राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही आती है। अनुच्छेद 4 में क्या है कि अगर अनुच्छेद 3 में कुछ चेंजिंग होगा तो अनुसूची 1 और 2 में स्वतः चेंज हो जाएगा और वो संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए। तो इसका सही जवाब हो गया 1 and 2, ओनली 1 and 2। ठीक है, इसका हो जाएगा बी नंबर, 1 and 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? टू हुम डज द हाई कोर्ट जज सबमिट हिज रेजिग्नेशन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, इनमें से सही। इसका सही जवाब क्या होगा? उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, राष्ट्रपति। देखिए, भारत में जो न्यायालय है, ए नंबर, भारत का न्यायिक तंत्र कैसा है? एकात्मक है। भारत का न्यायिक तंत्र एकात्मक है। ठीक है, तो भले इसको नियुक्त में राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं, लेकिन त्याग, इसको हटाने का या त्याग पत्र देने का या इसको हटाने का ये सारा पावर एकात्मक होने के कारण कहाँ रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है या संसद के पास रहेगा, या जो होगा सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेंगे। अब आगे चलते हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित इनमें से कौन सा अनुच्छेद 7वां संविधान संशोधन 1956 में निरसन कर दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1956? 232, 231, 230, 233। ठीक है, 232, 232, 231, 230, 233। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, 232। ठीक है, 232।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 62, 63, 64, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 62। कितना? 62। सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, सॉरी, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। हाई कोर्ट के जो होते हैं उसका 62 होता है, बाकी सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो उसका क्या होगा? 65 ही रहेगा। ठीक है, 65, इसलिए इसका जवाब होगा डी नंबर। अब आगे चलते हैं, इनमें से किन पर पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी होती है? भारत के निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग इसी के लिए बना है। अगला सवाल, इनमें से किस संविधान संशोधन का संबंध अनुच्छेद 21 क से है? ठीक है, किस संविधान संशोधन का संबंध 21 क से? विच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 21A, 84, 86, 93, 76? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर 86। देखिए 86 में क्या था? 86 में 21 का ए जोड़ा गया, और जो पहले डीपीएसपी में था कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का व्यवस्था करे, अब वो मौलिक अधिकार दे दिया गया। यानी कि अब वो आपका मौलिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चे को जो होता है नागरिक, मतलब कि उसको शिक्षा लेना, यानी कि सरकार को अब ये जिम्मेदारी दे दी गई है पूर्ण रूप से कि ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि 6 से 14 साल के बच्चे को कि उसको शिक्षा व्यवस्था मिले, निःशुल्क शिक्षा, चाहे जैसे मिले। ठीक है, ये एक जिम्मेदारी दे दी गई। ये कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 21 का ए को जोड़ करके। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 86। तो ये फर्स्ट टेस्ट में ये पॉलिटी सेक्शन था। पॉलिटी सेक्शन से कुल 15 क्वेश्चन, जिसका भी हम लोग प्रैक्टिस किया। इसके आगे इकोनॉमी सेक्शन है, वो हम लोग फिर आगे के वीडियो में जो है उसका प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद फिर जो अलग अलग हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, एक एक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट जो होता है ये एप्लीकेशन में भी लाइव कर दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लाइव है एप्लीकेशन में बीपीएससी के लिए, प्लस फुल टेस्ट भी लाइव है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। और किसी के मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वो आप लोग वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का क्लास हम लोग ये इसमें पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेक्शन में फिर इससे आगे जो इकोनॉमी सेक्शन है उसके क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में फिर सब मिलते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद।